की तरफ जाएंगे। नाज़रीन, कोयटा के अंदर एक अटैक हुआ, वुकला के ऊपर हुआ और बहुत सारे वुकला शहीद हो गए, जिसकी वजह से कोयटा का एक अहम पढ़ा लिखा तबका कोयटा उससे महरूम हो गया। अब एक और घिनौना मंसूबा बनाया जा रहा है। इस घिनौने मंसूबे के हवाले से बात करेंगे। जवाद अमान साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रिपोर्टर 92 न्यूज। जवाद अमान साहब लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपका। जवाद साहब, कोयटा में क्या मंसूबा बन रहा है, किसकी तरफ से बन रहा है? देखें, ये रिपोर्ट्स आई हैं, कुछ सिक्योरिटी अदारों की तरफ से रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें NDS जो अफगान इंटेलिजेंस है वो मामनत कर रही है रॉ की, और कोयटा में उन्होंने अपने लोकल एजेंट्स को टारगेट दिया है कि जो सियासी शख्सियात हैं उनको हिट किया जाए। उसमें JUI फेक के कुछ सीनियर लोग हैं, एक सेनेटर साहब भी शामिल हैं। इसके बैकग्राउंड में आपको मैं ये बताता चलूँ कि 2010 में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सीनियर लीडर जो थे हबीब जालिब बलोच साहब, उनको धमकियाँ मिली। मेरी उस दौरान उनसे एक दो दफ़ा बात हुई, वो बात करने से गुरेज़ा होते थे। वो कहते थे हमें थ्रेट्स मिल रही हैं, BLA, BRA, रामदाग भुगती और हरबियार मरी की जो तंजीमें हैं, मिलिटेंट तंजीमें हैं। और उसके बाद उनको बिलाखिर जो है 2010 जुलाई में उनको कोयटा में कत्ल कर दिया गया। तो वो वहाँ पे अब तो जो CPAC है उसकी वजह से मामला खासे ख़राब हैं और वो दोनों तंजीमें मिल के काम कर रही हैं। इसमें मैं आपको एक नेक्सस बता दूं कि जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो दूसरी लश्कर जंगवी वगैरह हैं, ये मिल के काम करती है कई जगह पे। यानी एक मिसाल देता हूँ मैं आपको कि इस वक्त वहाँ पे जो BLA है, उनके एक साहब जो हैं बंगुल जई साहब, वो उसके सरबराह हैं बलूचिस्तान के, और उनके दूसरे भाई जो हैं वो लश्कर जंगवी बलूचिस्तान के सरबराह हैं। गो के वो दोनों जो हैं वो दूसरी तरफ हैं, अफ़गानिस्तान वाले इलाके में। और ये ऑपरेशंस जो हैं ये कंट्रोल होते हैं जी कंधार से और हेलमंद से, और वहाँ से जो है इनको टास्क दिए जाते हैं और पैसे वैसे भिजवाए जाते हैं। काफ़ी लोग इनके पकड़े भी गए हैं, लेकिन वो बॉर्डर जो इतना पोरस है उसमें बड़ा डिफ़िकल्ट होता है हर आदमी को ट्रैक करना, ट्रेस करना। खुसूसन जिनको हम कहते हैं स्लीपर यूनिट्स या स्लीपर सेल्स कहते हैं, उनका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं होता, उसमें खासी मुश्किलात होती हैं, लेकिन खासी हद तक उनके सेल जो हैं हिट भी हुए हैं। राइट, ठीक। अच्छा अवान साहब, ये जो आप चीज़ बता रहे हैं, वहाँ पे NDS की प्रेजेंस, रॉ की प्रेजेंस, पाकिस्तान की हिस्ट्री की में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि सर्विंग इंडियन आर्मी ऑफिसर वहाँ से पकड़ा गया। जो फुटप्रिंट है इसमें तो कोई शक नहीं है, इंडियंस का और NDS का वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। काउंटर मेजर्स क्या लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या सिक्योरिटी हमारी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से? क्योंकि हम आए दिन देख रहे हैं कि वो उनकी तो प्रेजेंस है ही है, वो कोशिश तो करते रहेंगे। हमारी तरफ से क्या जो इकदाम लिए जा रहे हैं? देखिए, हमारी तरफ से उनको पैगाम भी दिया गया। अभी पीछे 76 जो वांटेड लोग हैं उनके लिए उनको कहा गया कि हमें वापस किए जाएं। ज्वाइंट ऑपरेशंस की बात आपको पता है खासी पहले से चल रही है। आपको याद होगा जो प्रीवियस मिलिट्री लीडरशिप थी उसके दौर में ISI और NDS जो अफगान इंटेलिजेंस, उसके दरमियान एक MOU साइन हुआ था, लेकिन वो बात आगे ना बढ़ सकी ज्वाइंट ऑपरेशंस के लिए। अभी दोबारा से ये बात जो है उस तरफ पहुँचाई गई है, काबुल में पहुँचाई गई है। अब देखें क्या होता है। हमारी इस तरफ से जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो अलर्ट हैं पूरी तरह और मैक्सिमम वो एफर्ट करते हैं इन लोगों को पिन डाउन करने की। लेकिन क्योंकि ये लोग मुकामी हैं, इसमें ज़्यादातर बलोच हैं, वहाँ के कोई पश्तून हैं, यानी मुख्तलिफ लोग जो हैं मुख्तलिफ तंजीमों के लिए जो काम कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करने में बाज़ वक़्त कुछ वक्त लग जाता है और बाज़ वक़्त वो कामयाब भी हो जाते हैं आप उसमें। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें जो हम ऑन एयर या किसी प्रोग्राम में डिस्कस नहीं कर सकते ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ की वजह से, उसमें बहुत सारे लोग बस्ट भी होते हैं। जैसे एक मैं आपको अच्छा जवाब साहब ये बताइएगा, ये जो हरबियार मरी वाले, बरहम दाग भुगती वाले, ये तो ऑलरेडी एक बात इस्टेब्लिश है कि इनके इंडिया के साथ बड़े मरासिम है। बरहम दाग भुगती को तो पासपोर्ट लेने की भी बातें वो इंडिया के साथ कर रहे थे। ये बताइएगा कि वो जो फरारी थे, जो हथियार डाल रहे थे, जो एक बड़ा एक सिलसिला शुरू हुआ था कि जो लोग हैं वो वापस पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, वो बुलवतनी की तरफ आ रहे हैं, वो सिलसिला क्या अभी भी बरकरार है? जी, वो सिलसिला बरकरार है। वो लोग जो है वो पुरअमन बलूचिस्तान पैकेज जो था, जो नासिर जिंजवा साहब जो सिक्योरिटी एडवाइज़र है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो कोर कमांडर थे सदर्न कमांड के, उस ज़माने में प्लान शुरू हुआ था गवर्नमेंट ने, उन्होंने जो मिल के प्लान शुरू किया था। अभी भी लोग सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं, पैसा जो है वो और भी उधर ममालिक इन्वॉल्व हैं और ममालिक के फुटप्रिंट्स भी मिलते हैं और एजेंसीज भी कंधार से इन्वॉल्व हैं। वो पैसा जो है इतना ज़्यादा पंप कर रहे हैं कि उसके साथ मुश्किलात पैदा हो रही हैं कि वो कई लोग जो हैं यहाँ से निकल जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, पैसा मिलता है उनको ज़्यादा, यहाँ कार्रवाई करते हैं आके वो। ठीक। जवाब साहब ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जिस तरह हाईलाइट किया है कि कुछ बलूचिस्तान की सियासी शख्सियात को खतरा है, भारतीय खुफिया एजेंसी ने उन्हें टारगेट करने का मंसूबा बनाया हुआ है, तो आपकी क्या हुकूमत बलूचिस्तान की किसी शख्सियत से बात हुई है
कि इन सियासी शख्सियात की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए क्या कोई इकदाम किए गए हैं या नहीं? जी, सिक्योरिटी तो वहाँ पे तकरीबन जितनी भी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट में बलूचिस्तान गवर्नमेंट में हैं या फेडरल गवर्नमेंट में जो लोग आते हैं, जमातें वहाँ नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं, BNP है, दूसरी हैं JUIF है, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान है, मुस्लिम लीग, वहाँ पे सिक्योरिटी ऑलरेडी खासी हाइटेंड है। कुछ वक्त पहले मेरी बात हुई थी वहाँ पे उनके जो होम सेक्रेटरी हैं, होम मिनिस्टर जो हैं उनके सरफराज भुट्टी साहब, तो वो कहते हैं ऑलरेडी हमने खासी जो है ना हाइटेंड मेजर जो वो लिए रखी होती हैं, क्योंकि ये एडवाइजरीज आती रहती हैं। लेकिन इस दफ़ा कुछ स्पेसिफिक थ्रेट्स हैं कुछ सीनियर लोगों को। इसमें एक मैं चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, ये है कि वो लोगों को जो लोग उनकी लाइन को टो नहीं करते, जो बलोच मिलिटेंट्स हैं या दूसरी तंजीमें हैं जो उनकी लाइन को टो नहीं करते, उनको वो जो है इसी तरह जो है वो कत्ल करते हैं। पहले भी उन्होंने किया है, इस तरह के टारगेट्स पहले भी आते हैं, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में जब बलूचिस्तान में थोड़ा सा काम आया था उसमें ये खासी तशवीशनाक बात है। सही, ठीक है जवाद अमान साहब, शुक्रिया आपने हमें हमारे शो में ज्वाइन किया। इस पे कोई कमेंट करते जी हैं? अनिका देखो, ये नेशनल नरेटिव इस पे काम करता है। जब मुद्दा है कि जी बलोचिस्तान में जब भी हमें मौका मिलेगा वहां पे हम पाकिस्तान को ठेस पहुंचाएंगे, हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, वहां से ये आवाज उस लेवल की नहीं उठाई जा रही जिस तरह की उठाई जानी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर कभी कभार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं। लिहाजा ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है ना, वो हमने नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी पूरी दुनिया को बताना है कि हमारे मुल्क में ये कारस्तानियां की जा रही हैं हमसाया ममालिक की तरफ से। लिहाजा अंदरूनी तौर पे तो हमने कोशिश करनी है इन चीजों को रोकने के लिए। आवाज कैसे उठाएंगे? अभी खुद उन्होंने कहा है कि हम कोई भारत के खिलाफ नफरत या उनकी तरह दुश्मनी के ऊपर वोट नहीं लेके आए, तो आवाज कैसे उठाएंगे वो? फिर इनकार करते हैं कि जी कुलभूषण नहीं पकड़ा गया, ये ऐसे ही वहां से किसी बंदे को पकड़ के उन्होंने साबित कर दिया कुलभूषण नहीं। कुलभूषण यादव की तो बात सामने आ गई थी और वो पकड़ा भी गया और वो मौजूद है, ऑन ग्राउंड चीजें मौजूद है। ये बराम दाग बुगटी का बहुत ज्यादा दोस्ती की पींगे बढ़ाना भारत का, ये भी वहां मौजूद है। अजीत डोभाल का ये कहना कि दहशतगर्दों को भारत की तरफ से पैसा दिया जाएगा बलूचिस्तान के अंदर, वो भी मौजूद है। मोदी का अपने डेमोक्रेसी डे के ऊपर बात करना कि जी पाकिस्तान में बलूचिस्तान से बहुत ज्यादा हम लोगों को सपोर्ट हासिल है, वो बात करना, वो भी तमाम चीजें ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। और ये बात जो जवाद साहब ने फरमाई कि जी जो उनकी लाइन टो नहीं करता, रॉ की लाइन, एनडीएस की लाइन नहीं टो करता, उसको खतरात है, तो वो भी हम लोगों ने माजी में भी देखा, अब भी देख रहे हैं। इसके हवाले से डेफिनेटली सिक्योरिटी मेजर्स लेने की जरूरत है और ऐसे अनासिर का सर कुचलने की भी जरूरत है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और दहशतगर्दी की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो दहशतगर्दी का एक वाकया हुआ, अफसोसनाक वाकया हुआ सेवन शरीफ में। लेकिन सेवन शरीफ के अंदर जो गफलत थी वो डेफिनेटली सिक्योरिटी और हुकूमत के ऊपर जो डायरेक्ट इल्जाम लगाया जा रहा था। लेकिन अब एक और पहलू सामने आता जा रहा है। बिजली की बात की जा रही थी बच्ची साहब, वो कहा जा रहा था कि जी बिजली बिला तातुल नहीं दी जा रही थी सेवन शरीफ को। क्या इसके पीछे स्टोरी निकली? बेसिकली चंद रोज कब सिंध हुकूमत की जानिब से ये बात मंजराम पर लाई जा रही थी कि लोड शेडिंग थी, वहां पर जो स्कैनर था वो काम नहीं कर रहा था। तो इस मामले को थोड़ा सा हाईलाइट किया गया, जिसके नतीजे में वजारत पानी और बिजली ने अब कुछ ऐसे इंकिशाफ कर दिए जो बड़े दिलखराश हैं, बड़े अफसोस कुन भी है। सूरत हाल ये है कि साने दरगाह सेवन शरीफ में जो सारा वाक़या पेश आया, अगरचे कि हमने देखा कि वो जो खुदकुश बम्बार था वो स्कैनर से नहीं गुजरा, लेकिन कहा यह गया कि उस वक्त वहां पे लोड शेडिंग थी, बिजली नहीं थी। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी इस एरिया को बिजली की सप्लाई करती है। वजारत पानी और बिजली ने अपना जो ऑफिशियली स्टैंड लिया है कि यहाँ पर हमने दरबार सेवन शरीफ को दरबार लाल शहबाज कलंदर के लिए हमने बिला तातुल डेडिकेटेड फीडर से बिजली की फराहमी करते थे। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर सिंध हुकूमत की गफलत और कुछ लोगों की आप कह सकिए कि लालच की बाइस वहां से बिजली चोरी शुरू कर दी गई। यानी जो दरबार की बिजली थी जो बिला तातुल मिलती थी वो आसपास के इलाकों को और दुकानों को फरोख्त करना शुरू कर देंगी और फिर बिल भी अदा नहीं किया जाता था। ये क्लेम किया गया, करोड़ों रुपए के वाजबात हो गए थे। 2011 के अंदर जब ये मामला उठाया गया सिंध हुकूमत के साथ कि करोड़ों रुपए के वाजबात हैं, बिजली भी चोरी हो रही है, आप इस पे कुछ कीजिए, सिंध हुकूमत टस से मस ना हुई। उसके बाद वजारत पानी बिजली की हिदायत के ऊपर हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने वो जो बिला तातुल बिजली फराहमी का सिलसिला था वो मुनक़ता करते हुए दूसरे फीडर से उसको बिजली की फराहमी शुरू की ताकि जो नुकसान हो रहा है उसको कम किया जा सके। जब दूसरे फीडर से बिजली की फराहमी शुरू हुई तो ये कहा गया है कि दरबार शरीफ के लिए और उसके आसपास की दुकानों के लिए डायरेक्ट कुंडे डाल दिए गए। जब कुंडे डाले गए तो 2015 में एक मरतबा फिर बिजली मुनक़ता की गई। वजारत पानी बिजली की हिदायत के ऊपर हैस्को ने ये इकदाम किया, लेकिन दोबारा उसने सिंध हुकूमत ने मामला उठाया कि आप ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद कोई कार्रवाई ना की गई। हैस्को ने इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की वजारत पानी बिजली के मुताबिक